वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 41 राजनीतिक कार्यपालिका। बच्चों, पिछले दिन वर्कशीट में हमने सरकार के अंग जाने थे, जिनमें से 3 अंगों के बारे में जाना था: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उसमें से विधायिका के बारे में हमने थोड़ा सा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जाना था। तो आइए आज हम जानते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका को अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, यानी जो किसी नियम को एग्जीक्यूट कराए, लागू कराए। तो उसी तरह से आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है, देश में संसद द्वारा पारित कानून या विधेयक को अमली जामा पहनाने यानी लागू करने की कार्यपालिका की जरूरत होती है। यानी कानून जब बन जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसी तरह से इसीलिए सरकार की नीतियों को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, अब ये कार्यपालिका सरकार के लिहाज से दो तरह की होती है। एक होती है राजनैतिक कार्यपालिका और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका क्या है? राजनैतिक नाम से स्पष्ट है कि ये चुनाव द्वारा, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण होता है। जैसे लोकसभा के मेंबर्स का, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और उनके द्वारा जो प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, विदेश मंत्री, अति मंत्री बनते हैं, तो वो जो मंत्रीगण होते हैं जिनका निर्वाचन जनता द्वारा खास अवधि के लिए होता है, जैसे पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य, उनका 5 साल का चुनाव होता है, तो वो 5 साल के लिए बनते हैं। ठीक है, दूसरा होता है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका मतलब आप सभी विभागों में देखा होगा आपने कि कुछ ऑफिसर्स काम करते हैं जिनकी नियुक्ति यूपीएससी या राज्यों की जो सिविल सर्विसेज सेवाएं हैं, संस्थाएं हैं, वो लेती हैं। तो ये जो स्थायी कार्यपालिका होती है, इसमें ये लोग शामिल होते हैं जो ऑफिसर्स और कर्मचारी होते हैं। ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं तथा इनको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इन्हें प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं, नौकरशाह भी कहा जाता है। इनका चुनाव एक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होता है और ये जब तक एक निश्चित अपनी उम्र प्राप्त कर लेते हैं तब ये रिटायर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सरकार के जो कार्यपालिका है वो दो भागों में बटी, दो तरह से काम करती है, दोनों मिल करके काम करते हैं, और एक राजनीतिक और एक स्थायी कार्यपालिका। तो आइए हम देखते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के कुछ संस्थाओं के बारे में। जैसे सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो संस्था है भारत के संदर्भ में, वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। पिछले वर्कशीट में भी हमने जाना था, जो प्रधानमंत्री होता है, इसका जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त जो व्यक्ति होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन की पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, अब लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो बहुमत देखकर करता है, लेकिन बाकी मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये प्रधानमंत्री का अपना पावर है, अपना विवेकाधिकार है कि वो किस व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहता है। वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, लेकिन शर्त यह होती है कि वो संसद का सदस्य हो। लेकिन अगर वो दोनों संसद का, लोकसभा या राज्यसभा का, लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी वो मंत्री बना सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उसको 6 महीने के अंदर, 6 महीने के भीतर उसको संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना चाहिए, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का। अगर 6 महीने के अंदर वो नहीं चुना जाता है तो उसे मंत्री पद से बर्खास्त हो जाता है या कर दिया जाता है। अब जो मंत्री होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। पहला मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री मतलब प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण जो मामलों में निर्णय लेता है वो इन्हीं मंत्रियों की मदद से ग्रुप में बैठ करके एक मीटिंग करके लेता है। ठीक है, तो उस स्तर के जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। ये अमूमन जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनको दिया जाता है और प्रमुख मंत्रालय उनके पास होते हैं। तो जनरली जो प्रधानमंत्री डिसीजन करता है वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुला करके ही
करता है। दूसरा होता है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। ये कैबिनेट की बैठक में तभी जाते हैं जब इनके विभाग से संबंधित किसी विषय पर निर्णय होना होता है। ये हमेशा कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाते। तीसरे तरह के होते हैं राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री किसी न किसी कैबिनेट मंत्री से अटैच होते हैं। ये कैबिनेट मंत्री को सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से कैबिनेट मंत्री के जूनियर होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के क्या क्या अधिकार हैं। प्रधानमंत्री, बच्चों आपको पता है हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, सब लोग जानते होंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, तो उन्होंने अपने अपने अधिकारों का प्रयोग किया। संविधान में इनके अधिकारों का वर्णन किया हुआ है। प्रधानमंत्री के एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को सलाह देने का। पिछले में हमने जाना था और इसमें भी हम लोग आगे जानेंगे कि राष्ट्र एक्चुअल में जो सारे अधिकतर पावर हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैक्सिमम पावर राष्ट्रपति को होता है। और लेकिन एक क्लॉज उसमें लिख दिया गया है संविधान में कि राष्ट्रपति जो कैबिनेट है, कैबिनेट का हेड प्रधानमंत्री होता है, यानी प्रधानमंत्री की सलाह से काम करेगा। तो ये चीजें जो है वो प्रधानमंत्री को में वास्तविक पावर प्रधानमंत्री में निहित कर देती है। तो देखते हैं प्रधानमंत्री क्या अधिकार हैं। प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विवादों के निर्णायक भूमिका निभाना। इस तरह से वो विभिन्न विभागों का हेड होता है और उस कोई भी विवाद होती है तो वही निपटारा करता है। किसी भी मंत्री को कौन सा विभाग देना है, कौन सा नहीं देना है, किस मंत्री को हटाना है, किस मंत्री का विभाग बदलना है, ये सारा काम प्रधानमंत्री करता है। कैबिनेट की बैठक बुलाता है और कैबिनेट का बैठक में कौन से मुद्दे पर चर्चा होगी, क्या डिसीजन होगा, इसका एक मतलब मैक्सिमम पावर, सारे पावर प्रधानमंत्री का ही होता है। और इसीलिए कहा था कि जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, लेकिन अगर कोई एक मंत्री को हटाना होता है तो पूरे मंत्रिमंडल को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल जो होता है वो प्रधानमंत्री के प्रति ही जिम्मेदार होता है। अब गठबंधन सरकार अगर है कि प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारी की राय के अनुसार निर्णय लेता है। गठबंधन सरकार है, मान लो किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला है, तो बहुमत प्राप्त करने के लिए वो किसी दूसरे अन्य पार्टी से गठबंधन करता है, समझौता करता है कि आप हमें समर्थन दो और दोनों मिलकर के सरकार बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो जब गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री है तो वो दूसरी पार्टी के जो लीडर हैं, जो मंत्री हैं, उनसे भी सलाह लेकर के काम करता है। तो इस तरह से देश के प्रमुख निर्णयों में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की भूमिका। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। पहले भी हमने बताया था कि ये देश का प्रथम नागरिक और सबसे बड़ा अधिकारी होता है, लेकिन राष्ट्रपति का चयन जो है जनता द्वारा सीधे ना होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है, जिसे जनता ने चुना हुआ है। संसद सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, ये लोग मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है। पहले भी मैंने बताया कि पावर सारे इसी के हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री यानी कैबिनेट की सलाह से काम करता है। तो इसीलिए इसके पावर होते हुए भी एक्चुअल वास्तव में पावर है वो प्रधानमंत्री या कैबिनेट उपभोग करता है, वही मेन काम करता है। किसी भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानूनों और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सलाह दे सकता है। ठीक है, सभी प्रमुख नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपाल, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति करता है। लेकिन यहाँ ये भी बताते चले कि इन सारे पावर्स के उपयोग में प्रधानमंत्री या कैबिनेट की सलाह का विशेष महत्व है। भारत में रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति, पहले भी मैंने बताया था कि वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का एक तरह से प्रमुख हो जाता है, हेड होता है, लेकिन उसके जो पावर्स हैं वो विभिन्न संस्थाओं में बटे हुए हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर हमारा बना रहे और काम सही ढंग से हो, जिम्मेदारियां बटी रहे और लोगों का जो काम है, लोक कल्याण के जो कार्य हैं वो अच्छी तरह से हो सके। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ रही होगी। तो आइए देखते हैं हम प्रश्न उत्तर सेक्शन की तरफ। बच्चों, प्रश्नों के उत्तर
आपके इसी वर्कशीट में भी दिए हुए हैं और कुछ के कम दिए हुए हैं, तो उसके लिए मैंने ये यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। जैसे पहला प्रश्न है, कार्यपालिका किसे कहते हैं, देश में इसकी क्या जरूरत है। तो इस वर्कशीट में भी लिखा हुआ है, सरकार की नीतियों को कार्यकारी रूप देने के वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं, नहीं लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। तो संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत पड़ती है। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। इसे भी आप देखेंगे कि राजनीतिक कार्यपालिका का निर्वाचन जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, जैसे मंत्रीगण होते हैं, जबकि स्थायी कार्यपालिका लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति विशेष तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से होती है, जैसे सचिव और अन्य नौकरशाह या अन्य मंत्रीगण। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में प्रधानमंत्री के कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन करें। जैसे देखेंगे, पहला, हमारे देश में प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार प्राप्त है, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख है। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, सभी मंत्रियों के काम का वितरण, राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सलाह देना। ठीक है। तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न और सबसे लास्ट है, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को वर्णन करें। तो उत्तर में देखेंगे आप, हमारे देश में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक तथा राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा ना होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग कैबिनेट की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करता है। सारे कानून, सरकार के नीतिगत फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, उपचुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है और राष्ट्रपति सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। इस तरह से राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण संस्था होता है। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।